केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करने जा रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की, और उसमें किस तरीके से नया तेवर, नया क्लेवर, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होता है। नितिन नवीन की नई टीम सामने है, नई सेना सामने है। यूपी और पंजाब में जहां पर बड़े राज्यों का जो सेमीफाइनल मैच होने वाला है, और फिर 2029 की विकट चुनौती भी है। और नितिन नवीन की इस टीम में देश के तमाम राज्यों की हिस्सेदारी दिखी। संगठन को मजबूती देने के लिए कई बड़े फेरबदल किए गए हैं और कई ऐसे नेताओं को संजीवनी मिली जो पिछले कुछ वक्त से लाइमलाइट से दूर थे, गायब थे। दूसरी तरफ इस टीम का मुकाबला करने के लिए तिनका तिनका जोड़ रही कांग्रेस की कुटिया तिल तिल कर बिखर रही। वंदे मातरम का गान रुकवाकर गिरी कांग्रेस अब मुश्किल में पड़ गई है। राहुल और सोनिया पर अलग अलग जगहों पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जेल जाने तक की नौबत आ चुकी है, क्योंकि मामला राष्ट्रगीत के अपमान से जुड़ा है। और निशाने पर तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी भी है, क्योंकि जिसने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बारे में झूठी खबर फैलाकर मुसीबत मोल ले ली। सपा ने ट्विटर पर यह दावा किया था कि जेवर एयरपोर्ट बारिश की वजह से वहां लबालब पानी भरा, लेकिन असलियत में यह दावा फुस हो गया। यूपी पुलिस ने यह भ्रामक खबर फैलाने वाले एक फेसबुक पेज के खिलाफ एक्शन भी ले लिया। लेकिन दिल्ली में बैठकर रांची के लिए एक्शन लेने वाले राहुल गांधी अब सवालों के घेरे में। सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या झारखंड की सरकार का रिमोट यहां दिल्ली में राहुल गांधी के हाथों में है? क्योंकि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की लिखी एक चिट्ठी वायरल हो गई, जिसमें वो हेमंत सोरेन को यह निर्देश दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि छात्रों से बात कीजिए, उनकी बात सुनी जाए। और इसी के बाद सरकार दोबारा बातचीत के लिए राजी हो गई। यह कैसे हुआ, यह भी जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे उस लिस्ट की जिसका इंतजार सभी को था और देखना सभी लोग चाह रहे थे कि जो लिस्ट आएगी वो कितनी व्यापक है, कितनी मजबूत है। तो रिपब्लिक भारत ने कल दोपहर में यह दावा किया था। हमने कल दोपहर में दावा किया कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान होने वाला है। जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने कुछ संभावित नामों की लिस्ट भी सामने रखी थी जो 100% सही साबित हुई। बीजेपी में नवीन दौर की इस टीम में अनुभव है, युवा जोश है और दोनों का बैलेंस है। संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम राज्यों से घाघ नेताओं को इस टीम में शामिल किया गया। महिला नेतृत्व हो या फिर युवा हुंकार हो, 29 की तैयारी पूरी है, पुख्ता है। हर एंगल पर कैसे पार्टी मजबूत होगी, कैसे चुनाव जीते जाएंगे, सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसे रखा गया है और नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। सबसे पहले आपको उन नेताओं के नाम बताते हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। एक एक कर उन नामों को देखिए। सबसे पहले वसुंधरा राजे का नाम, वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई। दूसरा नाम, बड़ा नाम, स्मृति ईरानी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई उत्तर प्रदेश। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए उत्तराखंड से। राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए दिल्ली से। बैजयंत पांडा जिनका नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में ओडिशा से। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली से। तो विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री महाराष्ट्र। इधर सुनील बंसल का नाम भी है राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर दिल्ली से। तो पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर हेमांग जोशी को अध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा गुजरात। अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। तो ये बड़े नामों की फहरिस्त हमने आपको बताई। तो इस नई टीम का जो स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भरोसा जताया कि बीजेपी की ये नई टीम एक नया इतिहास बनाएगी। सुनिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए
किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी मौजूद हैं इस वक्त। प्रकाश जी, बहुत ही बीजेपी को करीब से आपने देखा है, चुनाव लड़ते लड़वाते, नए कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट, लेकिन ये जो नई लिस्ट आई है उसमें कितना बैलेंस आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये बैलेंस टीम है और बिल्कुल उसमें नई ऊर्जा, नए लोगों का समावेश है। अनुभवी लोग हैं, जैसे स्मृति ईरानी अनुभवी हैं लेकिन बाउंस बैक कर रही हैं। राम माधव जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, और सुनील बंसल और विनोद तावड़े रिटेन किए गए हैं। बाकी जो अनुभवी लोग हैं जैसे बिप्लब कुमार देव हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको भी संगठन का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। हरीश द्विवेदी हैं उत्तर प्रदेश से, उनको भी जगह मिली है। तो ये सब अनुभवी लोग हैं और जनरल सेक्रेटरी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी में। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बने हैं उसमें 7 महिलाएं हैं, तो वो मैसेज एक दिया गया है महिलाओं को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर कितना सीरियस है। फिर सचिव स्तर पर नेशनल सेक्रेटरीज जो 16 बने हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि वैसे लोग हैं जो राज्य स्तर पर संगठन में पिछले 8-9 साल से बखूबी काम कर रहे हैं पार्टी में और सीरियसली काम कर रहे हैं, तो उनको तवज्जो देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सचिव स्तर पर लाया गया। उन्हें किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा, बड़े दायित्व दिए जाएंगे। तो टैलेंट, बीजेपी में टैलेंट पूल की कमी नहीं है क्योंकि संगठन ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और उसकी आधारभूत संरचना कार्यकर्ताओं के बल पर ही है, इसीलिए पिछले 46 साल में इतनी मजबूत नींव बना पाई है बीजेपी। अब तालमेल पार्टी को सरकार से बनाना है और इसका नेचुरल इफेक्ट होगा आगे आने वाले दिनों में कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार में नए लोग दिखेंगे जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स, स्पेशलिस्ट और कुछ नई ऊर्जा का संचार होगा। अब जैसे पीयूष गोयल को ट्रेजरर बनाया गया है, वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। क्या वो एक व्यक्ति एक पद के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटेंगे, ये भी सवाल है और देखना है कि क्या होता है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात विवेक की हम लोग ये बता रहे हैं कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी, हम लोगों ने हमने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर कल इस न्यूज़ को ब्रेक किया। 24 घंटे पहले दिल्ली के किसी मीडिया पत्रकार को हवा नहीं थी कि बीजेपी में बड़ा ओवरहॉल होने वाला है और इस न्यूज़ ब्रेक पर हम कायम रहे। दूसरे मीडिया चैनल आज इसको फॉलो अप किया और हमारी खबर वैलिडेट हुई। और ये पॉलिटिकल न्यूज़ ब्रेक के लिए हमेशा अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम को, दर्शकों को देखना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ ब्रेक हम लोग पिछले 18-19 साल से लगातार साथ करते रहे हैं और बड़ी खबर पर हमेशा चढ़ कर रहते हैं और ये दिखाता है कि खबरों के पीछे हम लोग कितना पैशनेटली इन्वॉल्व है और ये आज खबर वैलिडेट करता है। बिल्कुल, ये अनुभव है कि आगे क्या होने वाला है उसे हम पहले परखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने बताया, प्रकाश जी ने, कि काफी बैलेंस टीम है और इस बैलेंस टीम को बनाने में कई आहुतियां भी दी गई हैं। सवाल इसका नहीं कि कितने नए चेहरे हैं, महिलाओं को कितनी तवज्जो दी गई है, कौन पहले जिसे साइडलाइन था उन चेहरों को भी शामिल किया गया। तो इस बैलेंस को बनाने में कितनी मेहनत हुई और इस बार जो तुरुप का इक्का है वो कौन सा चेहरा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। नई टीम में देश के हर कोने से आए धुरंधर हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। हर वो नाम जो बीजेपी के संगठन से जुड़ा है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए जाना जाता है, वो नितिन नवीन की टीम में शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की इस टीम में कुल 65 लोग हैं। इनमें सबसे ज्यादा पदाधिकारी दिल्ली से हैं, जिनकी संख्या 10 है। इसके बाद चुनावी राज्य यूपी के 8 नेताओं को टीम में जगह मिली। मध्य प्रदेश के 6 नेता इस टीम में जगह बना पाए। महाराष्ट्र से 5 बीजेपी नेताओं को जगह मिली।
राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड से 4-4 नेताओं को शामिल किया गया। बिहार से 3 धुरंधर इस टीम में हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से 2-2 नेता हैं। पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 नेताओं को जगह मिली। कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और झारखंड से भी एक-एक नेता की हिस्सेदारी है। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, नागालैंड और असम से भी एक-एक बीजेपी नेता को इस नई टीम में जगह मिली है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। यूं तो नीति नवीन की इस नई टीम में कई लोग शामिल हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का नाम एक अलग संदेश देता है, क्योंकि उन्हें बीजेपी संगठन में एक सशक्त महिला चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी एंट्री यूपी से हुई है, जो देश की सियासत का गढ़ माना जाता है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो स्मृति ईरानी का रोल अहम हो जाता है। वो यूपी के अमेठी से 2019 का लोकसभा चुनाव जीती थी और उन्होंने अमेठी यानी कांग्रेस की पैतृक सीट से राहुल गांधी को मात दी थी। हालांकि 2024 में अमेठी की सीट से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था और तभी से वो लाइमलाइट से दूर थी। लेकिन बीजेपी ने स्मृति ईरानी को कोर टीम में जगह देकर यह साबित कर दिया कि वो अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं छोड़ती। तो अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं का हाथ बीजेपी नहीं छोड़ती, उन्हें थामे रहती है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता होता है कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहा है, भले ही वो लाइमलाइट में हो या ना हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो सामने होता है। जरा सुनिएगा मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी नेताओं को। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, उसमें जो है वो एक बहुत बेहतरीन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें जो है वो अनुभवी लोग भी हैं, नए लोग भी हैं और लगातार जो है वो पार्टी के संगठन के क्षेत्र में काम करने वाले, लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम करने वाले लोग शामिल किए गए। और मैं मानता हूं कि जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो, उसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई है वो और मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ संगठन के विस्तार के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। मेरी प्रथम प्रतिक्रिया तो मैं अपने राष्ट्रीय लेवल के सभी हमारे नेतृत्व करने वाले सभी वरिष्ठ आगेवान, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है माननीय नरेंद्र भाई मोदी सर, और हमारे गृह मंत्री, हमारे पार्टी के गृह मंत्री है अमित भाई शाह साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी, यहाँ के गुजरात के हमारे प्रांत के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री हर्ष भाई संघवी और हमारे प्रिय मार्गदर्शक करने वाले पार्टी के संगठन महामंत्री माननीय रत्नाकर जी, जिन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिलाने में जो अपनी कर्तव्य निभाए, उन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो आप देख रहे हैं इस लिस्ट को भी, तो एक तरफ बीजेपी की टीम मजबूत हो रही है तो वहीं कांग्रेस झटके पर झटका खा रही है। गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गोवा कांग्रेस के 108 बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। बूथ लेवल एजेंट चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की जमीनी मौजूदगी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बीजेपी की जीत में इन बीएलए से लेकर पन्ना प्रमुख तक का अहम किरदार होता है। खुद प्रधानमंत्री खुलकर मंच से कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं और ऐसे में एक साथ कांग्रेस से बड़ी संख्या में बीएलए का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बीएलए इस बात से नाराज थे कि खड़गे की बैठक में बुलाना तो दूर, उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई थी। देखिएगा। तो खड़गे के खिलाफ बगावत, और हम आपको एक पूरी और पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि बीएलए नाराज चल रहे हैं और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बीएलए के बीच में एक अलग सी स्थिति है। इसलिए जरूरी हो गया कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर अलग हो जाया जाए। और बात करेंगे कांग्रेस की, जिसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वंदे मातरम का अपमान, और वंदे मातरम का अपमान करने वाली कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। पहले वंदे मातरम रुकवाया, देश ने देखा, फिर कहानी गढ़ी, वो देश ने सुनी और अब सच्चाई निकलकर सामने आ चुकी है जिसे देश
नजरअंदाज नहीं कर सकता। वंदे मातरम में अड़ंगा लगाने की वजह से राहुल और सोनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। ध्यान से सुनिएगा, कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है और सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा की बात सुनवाते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पर एक्शन की मांग उठाई है। आई बिलीव बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत लंबा कार्यक्रम था, आपका भी मीडिया हाउस वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इतने लंबे कार्यक्रम के अंदर, इतने देर के कार्यक्रम के अंदर आप सोनिया गांधी जी तब ही कुर्सी मंगवाती है जब वंदे मातरम के वो 2 स्टैंजा पूरे हो जाते हैं और वो नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करते हैं। और ये वही 2 स्टैंजा हैं जिसके लिए जो आज तक बचते आ रहे थे और जो आगे के स्टैंजा है जिनका वो कहीं ना कहीं विरोध करते दिख रहे थे। शायद उसके अंदर दुर्गा माँ का शब्द, दुर्गा शब्द इन्वॉल्व है इसलिए, या मंदिर शब्द इन्वॉल्व है इसलिए, लेकिन उन शब्दों को से बचने के लिए या एक किसी कम्युनिटी को बचाने के लिए आप उस राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, क्या वो जायज़ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा अपमान है उस राष्ट्रगीत का, जिसके लिए हर हृदय के अंदर इतना सम्मान है जो शायद मैं बयां भी ना कर। तो हकीकत सामने है, गुस्सा है, ये तो आपने देख लिया कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या थी वो जानना जरूरी है। और इस अपमान के पीछे कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला एजेंडा कैसे धरा का धरा रह गया, देखिए रिपोर्ट। पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है वो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए पास हुआ है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए हुआ है? उनको ये पता होना चाहिए जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में। 15 अगस्त 2026 लाल किले के प्राचीर से जब वंदे मातरम गूंजा तो 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। लेकिन जब यही वंदे मातरम कांग्रेस दफ्तर में हुआ तो उसे रुकवा दिया गया। कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया गया कि खड़गे साहब बुजुर्ग हैं, खड़े नहीं रह पा रहे थे, इसलिए कुर्सी मंगवाई जा रही है। लेकिन कहानियों की एक खासियत होती है कि वो देर सवेर खुल ही जाती हैं, और यही कांग्रेस के साथ भी हुआ। वंदे मातरम के अपमान पर अब कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। कभी कांग्रेस के नेता रहे प्रमोद कृष्णम ने तो इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने वंदे मातरम के विरोधियों को अर्बन नक्सल तक कह दिया। वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वंदे मातरम को गाना नहीं चाहते, और जो वंदे मातरम गाता है उसे सुनना नहीं चाहते। वंदे मातरम गाने वाले को रोक देना चाहते हैं, रोक देते हैं। तो उन्हें अर्बन नक्सल ना कहें तो क्या कहें? कांग्रेस ने पहले तो राष्ट्रगीत का अपमान किया, उसके बाद उसे कवर अप करने के लिए एक झूठी कहानी रची। फिर जब इससे भी बात नहीं बनी तो खुलकर यह कहा कि हम वंदे मातरम में उन छंदों का समर्थन नहीं करते जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाएं आहत हो। लेकिन कांग्रेस जो मुस्लिम कार्ड खेलने की फिराक में थी वो फेल हो गई। बीजेपी के मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस को धर्म और राष्ट्र के सम्मान का फर्क समझा दिया। देखिए, वंदे मातरम पे पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कांग्रेस, बेनकाब हो गई है कांग्रेस। वंदे मातरम विरोधी है कांग्रेस। वंदे मातरम से गाने से उनका कंफर्ट लेवल बिगड़ जाता। देखिए, सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं, उन्होंने वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल एंथम के बराबर का नेशनल सॉन्ग को स्टेटस मिला है, जो तौहीन उन्होंने वंदे मातरम की सॉन्ग की करी है वो नहायत ही कंडेम्ड करनी चाहिए। ये तो हुई बीजेपी के मुस्लिम नेताओं की बात, लेकिन कांग्रेस जिस मुस्लिम वोट बैंक को साधने निकली उसकी नुमाइंदगी करने वाले मौलानाओं ने भी कांग्रेस का ये मुस्लिम पैंतरा एक्सपोज कर दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ये दिखावा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट अपने पाले में खींचने के लिए कर रही है। कांग्रेस के दफ्तर में हमने देखा सोनिया जी, खड़गे जी, वंदे मातरम राष्ट्रगीत बजाया जा रहा है, गाया जा रहा है, और ये किस तरह की इनकी एक्टिविटी रही जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए कि इन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया है।
कांग्रेस मजहबी एंगल के नाम पर स्ट्राइक ले रही थी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े मौलाना साजिद रशीदी ने उसे रन आउट करवा दिया। रशीदी ने तो यह मांग तक कर डाली कि इस अपमान के लिए कांग्रेस के खिलाफ भी वही एक्शन लिया जाना चाहिए जो बाकियों के खिलाफ लिया जाएगा। जो लोग पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं, पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, वही लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बड़ी अजीब बात है। राष्ट्रीय झंडा उल्टा, मैं क्या क्या बोलूं। यह है किसके लिए बिल? कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं, यह बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की चूड़ी टाइट करने के लिए है। वंदे मातरम का अपमान अब एक दंडनीय अपराध है। मॉनसून सत्र में सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट में संशोधन करते हुए उसमें यह बात भी जोड़ी कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जन गण मन के बराबर का सम्मान दिया जाएगा। 1971 के एक्ट की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकना दंडनीय अपराध है और अब यही कानून राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम पर भी लागू होगा। मतलब जानबूझकर अगर कोई वंदे मातरम के गान को रोकता है तो वो सजा का हकदार होगा और उसे 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। और अगर वो दोबारा ऐसा करता है तो फिर हर बार उसे 1 साल की जेल सुनाई जा सकती है। यह कानून 11 अगस्त को लागू हो चुका है और आरोप है कि 15 अगस्त को कांग्रेस दफ्तर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के गान को 2 छंद के बाद रोकने की कोशिश की। कांग्रेस का तर्क है कि वो 2 छंद को ही असली वंदे मातरम मानते हैं क्योंकि आजादी के वक्त से ही ये देश के सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करता है। आपत्ति है कि वंदे मातरम के पूर्ण गान से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि वंदे मातरम में मातृभूमि के गुणगान में उसे देवी कहा गया है। वंदे मातरम में भारत माता की तुलना मां दुर्गा और सरस्वती से की जाती है और मुसलमानों का तर्क है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की स्तुति नहीं करते। लेकिन इस आपत्ति से कांग्रेस का क्या संबंध है? राहुल गांधी तो खुद को कौल ब्राह्मण बता रहे थे, जनेऊधारी, फिर उन्हें दुर्गा और सरस्वती की आराधना से कैसी दिक्कत? कांग्रेस का यह रवैया बताता है कि उसके लिए देश प्रेम से ऊपर है वोट प्रेम और इसी की सजा अब वो भुगत रही है। दिल्ली के बाद अब मुंबई के दिंडोशी थाने में इस मामले में एक और शिकायत दर्ज कराई गई। ये शिकायत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ दर्ज की गई। जो कृत्य कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है, देश उसे माफ नहीं कर सकता। क्या इटली के अंदर कोई पॉलिटिकल आदमी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, क्योंकि आप इटली से आती हैं, क्या इटली के अंदर कोई आदमी इटली के राष्ट्रगान का अपमान कर सकता है, राष्ट्रगीत का अपमान कर सकता है? तो कांग्रेस का ये रवैया बताता है कि उनके लिए देश प्रेम से ऊपर वोट प्रेम है और इसी की सजा अब वो भुगत रही है। दिल्ली के बाद अब मुंबई के दिंडोशी थाने में इस मामले में एक और शिकायत दर्ज की गई है, वो भी सुनिए। देखिए, 15 अगस्त को दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, वहाँ पर जिस तरह से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने वंदे मातरम गीत का इंसल्ट किया है, उसके खिलाफ मैंने सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026 के तहत शिकायत दर्ज कराई है और मैंने मांग की है कि इसमें FIR करके इन तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, वार और पलटवार जारी है। जो चेहरे आप देख पा रहे हैं, इनके भीतर भी जिज्ञासा है, लेकिन इस बात को लेकर के सामने वाला जो कह रहा है उस पर हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो इमरान मसूद क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है और क्या जवाब मिल रहा है उन्हें ये भी सुनना जरूरी है। गाओ वंदे मातरम, हम इन्हें नया नया प्रेम जागा है वंदे मातरम से। हमारे यहाँ तो 1904 से गाया जा रहा है और जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अप्रूव किया था वही गाया जा रहा है। तुष्टिकरण क्या है? तो ये गा लेते ना, ये जो अंग्रेजों के पिट्ठू बैठे हुए थे वहां पे उस वक्त,
इनके महापुरुष जिन्हें बना रहे हैं ये वो गा लेते। भैया अब हमारे यहाँ तो 1904 से माना जा रहा है, ये तो आज मान रहे हैं, हम तो 1904 से मान रहे हैं। अब कानून भी बन गया है, आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं गाऊंगा वंदे मातरम में, खड़ा हो जाऊंगा। हाँ तो खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा। और क्या होता है सम्मान? राष्ट्रगान का सम्मान खड़ा होना ही है, राष्ट्रगीत का सम्मान खड़ा ही होना तो है। खड़ा हो जाऊंगा, गाओ तुम, खड़ा हो जाऊंगा भी सीधा। इमरान मसूद सांसद हैं और उनके पास, उनको ये पता होना चाहिए जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में है। और ये वही सांसद है ना जो 2014 में बोले थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे, सपा में थे, और अगले दिन दंडवत करते हुए राहुल गांधी उनके प्रचार में गए थे और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में लाकर पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष और फिर सांसद बनाया। चलिए, बात कानूनी एक्शन की, आधी बात सुधांशु त्रिवेदी ने समझा दी और आधी हम समझा देते हैं। कानूनी एक्शन क्या होने वाला, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ कांग्रेस दफ्तर की बात अब नहीं रह गई, अब वो राष्ट्रगीत के अपमान का मसला है और संसद से बाकायदा कानून पास है, तो एक्शन तो होगा। क्या एक्शन हो सकता है, एडवोकेट नवीन जिंदल से जरा जानते हैं। मातरम जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है, उसके अपमान को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सर्कुलेट सोशल मीडिया पे लगातार किया जा रहा है। कुछ शिकायतें भी इस वीडियो को लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में दायर की गई हैं और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। यदि एफआईआर की हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 और 196 इन दोनों के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो कि 1971 का एक्ट है और रिसेंटली उसको अमेंड करके वंदे मातरम को भारतीय गीत का दर्जा देके उसमें ऐड किया गया है। इन तीनों ही सेक्शंस में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। तीनों सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को जब शिकायत दी जाती है तो उसमें एफआईआर दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। चलिए, हमने कहा था कि आधी बात उन्होंने समझाई, आधी हम समझाएंगे और आधी वकील साहब विनीत जिंदल साहब ने समझा दी। एक तरफ वंदे मातरम का गान रुकवाकर कांग्रेस ने समस्या मोल ले ली है, वहीं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दिमागी नक्सल पर हमला बोला उससे भी कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर खुद को दिमागी नक्सल कहना शुरू कर दिया और इससे वो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। रिपोर्ट देखिए। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, ये है वो दिमागी नक्सल। चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। पीएम ने लाल किले से दिमागी नक्सल पर बगैर नाम लिए हमला किया, लेकिन निशाना एकदम टारगेट पर लगा। जैसे ही दिमागी नक्सल शब्द पर रोशनी डाली गई, दिमागी नक्सल खुद ब खुद बाहर आने शुरू हो गए। मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। हालांकि केजरीवाल अकेले नहीं हैं, उनसे पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती भी खुद को दिमागी नक्सल कह चुके हैं। हालांकि विपक्ष बार बार यह सवाल उठा रहा था कि बीजेपी की नजर में दिमागी नक्सल क्या है, तो बीजेपी नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को दिमागी नक्सल का पूरा प्रोटोटाइप समझा दिया। जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। लाल किले से पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा और सबसे पहले मिर्ची लगी। सुधांशु त्रिवेदी ने इसके पीछे की कहानी भी आज देश के सामने रखी।
बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की तरफ से झंडा बुलंद करने वाले पी चिदम्बरम पर जोरदार अटैक किया। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, It would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country. अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी ने इस दिमागी नक्सलवाद पर चोट क्या की? दरारों में छिपे दिमागी नक्सली का चेहरा सामने आ गया। खुद सामने आकर लोग कहने लगे कि वो दिमागी नक्सल हैं। पी चिदम्बरम ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनका ये दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने उनके पुराने कच्चे चिट्ठे खोल दिए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पी चिदम्बरम की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा, वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जवाब दे रहे थे, जवाब दिया भी उन्होंने, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि संजय सिंह ने तो फिर एक बार देश को बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन रिपब्लिक भारत ने उन्हें रियलिटी चेक दे दिया। नौजवानों से इतना ज्यादा घबरा गए कि 15 अगस्त के दिन उनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपकी बात एकदम सरासर गलत है। नहीं, उन्होंने छोटे बच्चे सुनिए, प्रधानमंत्री, देखिए मैं आपकी बात को बीच में काटना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप गलत जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को तो मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी संजय जी, क्योंकि मैं आपकी बात बात को फिर इसका मतलब आप सही सुनना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी छात्रों के लिए नहीं कहा है, ना उन्होंने। आप लोग सच सुनना नहीं चाहते तो पहले ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री ने जो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। 1,20,000 सरकारी स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों। संजय जी स्कूल, संजय जी मैं आपको 1 सेकंड रोक रहा हूँ। संजय जी 1 सेकंड, देखिए स्कूल होने चाहिए, छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, ये रिपब्लिक भारत भी चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार ना तो छात्रों के शब्द का इस्तेमाल किया है, ना ही उन्होंने किसी राजनेता का नाम लिया है। उन्होंने तो बस उस सोच पर प्रहार किया है जो सोच छात्रों को भड़का रही है, वो सोच जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को, जो जिनका सच में मुद्दा था। हाँ, नक्सल प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल ये जरूरी था कि जो धुंध पड़ा हुआ चश्मा है उसे हटाया जाए। रिपब्लिक भारत ने हटा दिया। अब बात छात्रों की, तो छात्र सम्मान को लेकर कई तरह की आवाजें उठती हैं, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से हो या फिर देश के किसी भी राज्य में। लेकिन भटकाव किन में है? भटकाव है पॉलिटिशियंस में, राजनीतिज्ञों में। झारखंड में 23 दिन से एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसमें एक एंट्री होती है, और एंट्री किसी नेता की कैसे हो सकती है? आप सोचेंगे कि फ्लाइट पकड़कर आ गए होंगे, बस से, गाड़ी से, किसी चीज से। नहीं, एक चिट्ठी आती है, और वो चिट्ठी होती है राहुल गांधी की। लगा कि वो एक्शन में आ गए, लेकिन एक्शन में कैसे आते हैं? उनके हाथ में एक रिमोट होता है। चिट्ठी तो दिखावा है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, एआई का ज़माना है, टेलीफोन है, मोबाइल सब कुछ है, लेकिन आज भी चिट्ठी पत्री का दौर चल रहा है। सवाल है कि रांची की कुर्सी का जो रिमोट कंट्रोल है वो क्या दिल्ली में राहुल गांधी के पास है? रिपोर्ट देखिए। 23वें दिन भी आंदोलन पर छात्र। राहुल के कहने पर अब सोरेन करेंगे बात। क्या हेमंत का कंट्रोल राहुल के है हाथ? तो कर्नाटक में छात्रों की सीएम से कब होगी मुलाकात? कहते हैं सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन यहां सुबह का भूला अभी तक भूला ही है। शाम में तो किसी दूसरे को याद आई कि गलती हो रही है, मामला हाथ से निकला जा रहा है। तो फिर राहुल गांधी को जैसे ही लगा कि मामला गंभीर हो सकता है, तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले
यानी 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिख डाली। इसमें उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं और उनकी ये मांगे पूरी तरह से न्याय संगत है। सीएम को व्यक्तिगत रूप से छात्र प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए। सीएम के बात करने से युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। वाह राहुल जी वाह, अब तंद्रा टूटी है आपकी, अब ज्ञान का संचार कर रहे हैं। तब कहां थे जब छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी? एक बार भी आपके चरण झारखंड की धरती पर नहीं पड़े। लेकिन 14 अगस्त को आपने पत्र क्या लिखा? 17 तारीख को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलने का मन बना लिया। क्या जादू है? और यही जादू मन में एक सवाल भी और शक भी पैदा कर रहा है कि कहीं आपके रिमोट से हेमंत सोरेन चल तो नहीं रहे, छात्रों पर लाठी आपके इशारे पर तो नहीं चली। हो सकता है कि जब हेमंत आपको मानते हैं तो आपकी मानते भी होंगे। खैर, डर तो है कुर्सी का, बिखरने का। वार्ता से छात्र को संतुष्ट करे और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े। दिल्ली में राहुल गांधी का तमाशा पूरे भारत ने देखा कि कैसे पीएम आवास का घेराव किया, कॉकरोचों का समर्थन किया, अधिकारियों के साथ बहस की। लेकिन मजाल है कि झारखंड के युवाओं के लिए एक शब्द भी कहा हो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि फोन के जमाने में चिट्ठी पत्री लिखनी पड़ गई, और तो और हेमंत ने हामी भी भरती। सवाल सुझाव से कहीं ज्यादा निर्देश का है। लेकिन एक सवाल और कि लगे हाथ कर्नाटक के सीएम को भी पत्र क्यों नहीं लिख डालते? सीबीआई जांच की मांग हम लोगों का है। सरकार सीबीआई जांच पर तैयार होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो हमको तो नहीं लग रहा है कि वो सीबीआई जांच पर तैयार होंगे, क्योंकि कई बार उनका स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग सुने हैं, वो सीआईडी जांच के लिए बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को इस बार रिफॉर्म चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग को मतलब नहीं है, सरकार किसी का भी रहे, लेकिन नौकरियां न बिके। राजनीतिक फायदा और नुकसान के तराजू को अपने स्वार्थ के हाथों से संभालने की कोशिश करते राहुल को यह दांव उल्टा पड़ रहा है कि क्या वे झारखंड की सरकार चला रहे हैं और हेमंत डमी सीएम की भूमिका में हैं। तो राहुल की चिट्ठी तो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। हालांकि माना जा रहा है कि छात्रों और हेमंत सरकार के बीच बातचीत होगी। अब सियासत का ये सोमवार छात्रों के लिए शुभ होता है या नहीं, ये तो सोरेन साहब ही बता सकते हैं। लेकिन यही सोमवार देश के 2 शहरों में भगदड़ का कारण बना। वजह थी अफवाह। बिहार के लखीसराय में इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में हजारों श्रद्धालुओं के जमावड़े के बीच किसी ने ये अफवाह फैला दी कि करंट फैल गया। और बताया जा रहा है कि रात में इस रास्ते पर बिजली का पोल गिर गया था और इसके बाद अफवाह ने करंट की रफ्तार से फैलना शुरू किया, लोगों की जान पर बनाई। कैसे लोगों के बीच ये पूरा माजरा सामने आया, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कुछ ऐसे ही हालात उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी बने। वहां भी भीड़ के बीच फैली एक अफवाह कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई। नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के 3रे फ्लोर पर है, जो साल में केवल 1 दिन खुलता है और यहां दर्शन के लिए रात से लाइनें लग जाती हैं। तो अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भगदड़ मची, अफवाह फैली और 2 जगहों पर एक साथ एक दिन ऐसी घटनाओं का होना चिंता का विषय है। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।